गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बार फिर चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे डिफाइन रोमांटिज्म। रोमांटिज्म का मतलब रूमानीवाद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कुछ पॉइंट के द्वारा। इट वाज एन आर्टिस्ट, यह एक आर्टिस्ट माने कलाकार थे। लिटेसी साहित्यिक, यह एक आर्टिस्टिक माने कलात्मक, लिटेसी माने साहित्यिक। एंड इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक मूवमेंट माने आंदोलन था। डेट ऑर्गेनेटेड माने विकसित किया गया या उदय किया गया, जिसका उदय हुआ था इन द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में इन यूरोप में टू डेवलप विकसित करने के लिए ए पार्टिकुलर एक विशेष फॉर्म माने रूप किसका ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, राष्ट्रवादी भावनाओं का। यानी कि हम बात कर रहे थे जिसकी रोमांटिज्म यानी कि रूमानीवाद की, जो एक आर्टिस्टिक लिटेसी और इंटेलेक्चुअली मूवमेंट था डेट ओरिजिनेटेड, जिसका उदय हुआ था इन 18th सेंचुरी में इन यूरोप में टू डेवलप विकसित करने के लिए एक विशेष रूप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं का। द मूवमेंट ग्लोरीफाइड फोक आर्ट एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये कहता है द मूवमेंट जो आंदोलन था ग्लोरीफाइड का मतलब होता है महिमा मंडन करता था किसका, फोक आर्ट माने लोक कला का, एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषाओं का। अब हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार के रोमांटिज्म को किस तरह नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के रूप में विकसित किया गया। रोमांटिक आर्टिस्ट यानी कि रूमानीवादी जो कलाकार थे वर अगेंस्ट माने विरोध, वो विरोधी थे किसके, ग्लोरिफिकेशन महिमा मंडन के, किसकी महिमा मंडन के, रीजनिंग तर्क की, एंड साइंस और विज्ञान की, एंड फोकस और वो बल देते थे ऑन किसके ऊपर, इमोशन माने भावनाओं पर, इंस्टीट्यूशन अंतर्दृष्टि पर, एंड मिस्टिकल फीलिंग और रहस्यवादी भावनाओं पर वो जोर देते थे, और रीजन एंड साइंस का जो तर्क और जो विज्ञान था उसका वो विरोध करते थे। दे वांटेड, वो चाहते थे, उनकी इच्छा थी, टू शेयर साझा करने की, एक कोलेक्टिव हेरिटेज एक सामूहिक विरासत, एक कॉमन कल्चर एक साझी सांस्कृतिक, पास्ट माने अतीत, एज द बेस ऑफ ए नेशन, इनको राष्ट्र का आधार बनाना। दे वांटेड वो चाहते थे एक साझी सामूहिक विरासत, एक साझा अतीत की संस्कृति को राष्ट्र का बेस माने आधार बनाना चाहते थे। रोमांटिक फिलोसफर, ये कहता है रोमांटिक जो फिलोसफर माने जो दार्शनिक थे, वांटेड चाहते थे टू क्रिएट निर्माण करना किसका, ए ट्रू स्पिरिट एक सच्ची भावना का, किसकी, ऑफ नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की, थ्रू किसके द्वारा, फोक सॉन्ग का मतलब लोक गीतों द्वारा, फोक पोइट्री लोक कविताओं द्वारा, एंड फोक डांस और लोक नृत्यों के द्वारा। सो अकॉर्डिंग टू डेम, इसलिए उनके अनुसार कोलेक्टिंग इकट्ठा करना, एंड रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड करना, दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर, ये जो रूप थे लोक संस्कृति के, वाज एसेंशियल जरूरी थे, टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग राष्ट्र के निर्माण के प्रोजेक्ट माने परियोजना के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज, भाषा की क्या भूमिका थी इन डेवलपिंग माने विकसित करने में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट राष्ट्रवादी भावनाओं को। स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज यानी कि भाषा ने प्लेड माने निभाया एन इम्पोर्टेंट रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका इन डेवलपिंग विकसित करने में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट राष्ट्रवादी भावनाएं। वैन जब रसिया ने ऑक्यूपाइड कब्जा किया किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर, द पोलिश लैंग्वेज वाज बैन
बैन माने रोक लगाना। जब रसिया ने पोलैंड पर कब्जा किया तो उसने पोलैंड की जो लैंग्वेज थी, पोलिश लैंग्वेज थी, उस पर बैन लगा दिया। एंड इट वाज रिप्लेस माने बदल देना, और इसे बदल दिया बाय द रसियन लैंग्वेज, रसियन भाषा के द्वारा। यानी कि पोलैंड में पोलिश पर बैन लगाकर रसियन लैंग्वेज को लागू कर दिया गया। इन 1831 एन आर्म्ड माने सशस्त्र, रिलीबियन माने विद्रोह। इन 1831 में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ अगेंस्ट किसके खिलाफ? रसिया के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। थो द रिलीबियन वाज क्रैश का मतलब कुचल देना, थो माने हालांकि यह जो विद्रोह था वाज क्रश माने कुचल दिया गया, बट लेकिन इट हैड फार रीचिंग का मतलब दूरगामी प्रभाव, कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव कह लो या परिणाम निकले ऑन द पीपल लोगों पर, एंड लर्न कम्युनिटी ऑफ पोलैंड, और किसके ऊपर? लोगों पर। एंड लर्न कम्युनिटी ऑफ पोलैंड, कम्युनिटी ऑफ पोलैंड माने लोगों को, जो विद्वान पोलैंड के जो निवासी थे उनके ऊपर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। मैनी मेंबर्स, बहुत सारे सदस्य, किसके? कलरगी यानी कि कलरगी जिसमें पादरी वर्ग आता है, ये कहता है मैनी मेंबर्स, बहुत सारे सदस्य ऑफ कलरगी के इन पोलैंड में उन्होंने बिगेन शुरू कर दिया यूज करना, किसका यूज करना? लैंग्वेज भाषा का। किसके रूप में? एज ए वेपन माने हथियार के रूप में, ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। नेशनल रेजिस्टेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विरोध। ये कहता है कि राष्ट्रवादी विरोध के लिए कलरगी थे, उन्होंने एक हथियार के रूप में पोलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। अब नाउ पोलिश वाज यूज, अब पोलिश लैंग्वेज को यूज किया जाता था फॉर द चर्च गैदरिंग, चर्च में गैदरिंग के लिए, एंड और ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और जितने भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं दी जाती थी, निर्देश दिए जाते थे, उन सब के लिए पोलिश लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज का यूज करना कम टू बी सीन माने देखा जाना लगा एज ए सिंबल, एक प्रतीक के रूप में। किसके प्रतीक के रूप में? ऑफ द स्ट्रगल, संघर्ष के, वो संघर्ष जो अगेंस्ट माने खिलाफ था, किसके खिलाफ था? रशियन डोमिनेंस, यानी कि रशियन प्रभुत्व के खिलाफ। इस प्रकार हमने देखा किस तरह पोलिश लैंग्वेज ने लोगों के अंदर राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे सिलसिलन। ये कहता है सिलेसिया के जो वीवर यानी कि जो बुनकर थे उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया उसके बारे में। शुरू करते हैं। द सिलेसियन वीवर अपराइजिंग ऑफ 1845 वाज ए ये कहता है स्पोन्टेनियस रिवोल्ट ऑफ पीसेंट वीवर। अब हम बात करेंगे सिलेसियन वीवर यानी कि सिलेसिया के जो बुनकर थे। अपराइजिंग माने उनमें उदय हुआ, उन्होंने विद्रोह किया 1845 में। वाज ए स्पोन्टेनियस का मतलब स्वयं से प्रेरित विद्रोह था ऑफ पीसेंट वीवर माने किसान बुनकरों का। विच माने जिसमें, सब्सिक्वेंटली माने व्यापक रूप से, जिसे व्यापक रूप से ज्वाइन यानी कि शामिल किया गया बाय द ब्रॉड पीसेंट मासेज। ब्रॉड माने व्यापक रूप से, पीसेंट माने किसान, और क्या कहते हैं मासेज माने जिनकी संख्या ज़्यादा थी, जिसमें कई तरह का किसान वर्ग शामिल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिलेसियन वीवर अपराइजिंग था 1845 में वाज ए स्पोन्टेनियस, एक स्वतः विरोध था किसान बुनकरों का, जिसमें बड़ी संख्या में बोर्ड पीसेंट मासेज व्यापक रूप से किसानों के वर्ग ने जिसे ज्वाइन किया, शामिल हुए।
It took place in June in the mountainous district of Silsia. ये कहता है कि इट टुक प्लेस माने यह विद्रोह हुआ इन जून में कहाँ पर, ये कहता है माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलसिया के अपर्वतीय जिलों में, माउंटेनियस यानी कि पर्वतीय जिलों में, डिस्ट्रिक्ट मान जिलों में सिलसिया के, विच एट द टाइम बिलोंग टू पर्सिया, ये कहता है जो उस समय परसा के पास थे, जिन पर परसा का हक था, वहां पर यह विद्रोह हुआ. द अपराइजिंग विच began in March developed into a struggle against the Persian feudal serf system and involved almost 20,000 people. ये कहता है कि द अपराइजिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था विद्रोह. यह जो विद्रोह हुआ विच बिगेन, जिसकी शुरुआत हुई, बिगेन माने शुरुआत हुई, इन मार्च में, डेवलप माने विकसित. यह आंदोलन जो मार्च में विकसित हुआ था इनटू ए स्ट्रगल, ये एक संघर्ष था. किसके खिलाफ? पर्सियन. ये कहता है परसा के सामंत, फ्यूडल माने सामंत, परसा के जो सामंत थे, जो सर्फ सिस्टम का मतलब भूदासव प्रथा चला रहे थे, उसके खिलाफ था. एंड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट 20,000 पीपल, और इसमें लगभग 20,000 लोग इस स्ट्रगल में शामिल हुए. द इमीडिएटली कोज ऑफ द अपराइजिंग, इमीडिएट का मतलब होता है तत्कालीन. जो तत्कालीन, कोज माने कारण बना, ऑफ अपराइजिंग माने विद्रोह का, ऑफ किसका? सिल्सियन वीवर्स, मतलब हम कह सकते हैं सिलेसिया के जो बुनकर था, हु वर सब्जेक्टेड टू ड्यूल एक्सप्लॉयटेशन, हु वर सब्जेक्टेड. ये कहता है ये वो प्रजा थी टू ड्यूल माने दोहरा, और एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण, जिसका दोहरा शोषण होता था. कौन करता था? बाय द कैपिटलिस्ट पूंजीवादी एंड बाय द लैंडलॉर्ड जमींदार. वाज ए शार्प कट इन द वेजेस पेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्रीनियर्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड यन फॉर प्रोसेसिंग. ये कहता है वाज ए शार्प कट, जो तेजी से कट कर देते थे, वेजेस माने मजदूरी, पेड बाय जो दी जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग माने विनिर्माण वाले जो उद्योगपति थे उनके द्वारा, हु डिस्ट्रीब्यूटेड जो बांटते थे, यन माने धागा, फॉर प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया के लिए. द सिचुएशन ऑफ वीवर, जो स्थिति थी बुनकरों की, बिकम माने बन चुकी थी, स्टील मोर डिस्परेट का मतलब और भी ज़्यादा खराब. ये कहता है जो सिचुएशन थी वीवर बुनकरों की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, एज ए रिजल्ट किसके परिणाम स्वरूप? ए सीरीज ऑफ बैड हार्वेस्ट ईयर, एक श्रृंखला चल चुकी थी खराब फसलों की कई सालों से, जिन कारण बुनकरों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, जिस कारण अंत में परिणाम निकला कि जो सिलसिले के जो वीवर्स थे उन्होंने रिवोल्ट माने विद्रोह कर दिया. अब हम पढ़ेंगे रीजन, उन कारणों के बारे में, ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. ग्रेट इकोनॉमिक, जिस कारण महान इकोनॉमिक माने आर्थिक, हार्डशिप माने कठिनाइयाँ आई इन यूरोप के अंदर. सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से कारण थे. सबसे पहले कारण था पॉपुलेशन एक्सप्लोएशन. पॉपुलेशन एक्सप्लोएशन का मतलब हुआ जनसंख्या में एक्सप्लोएशन माने विस्फोट. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के, ये कहता है फर्स्ट हाफ में देखा गया एन इनोर्मस माने भारी, इंक्रीजिंग माने बढ़त हुई, इन पॉपुलेशन माने जनसंख्या में, ऑल ओवर द यूरोप, पूरे यूरोप में, जो कारण बना इकोनॉमिक हार्डशिप का. दूसरा कारण था मास माइग्रेशन माने प्रवास, मास माने बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री, ज़्यादातर यूरोपियन देशों में, द सप्लाई जो मांग थी, जो ऑफ वर्कर्स मजदूरों की जो सप्लाई ऑफ वर्कर एक्सीड द डिमांड. ये कहता है जो सप्लाई ऑफ वर्कर्स, जो मजदूरों की आपूर्ति थी,
एक्सीड माने ज़्यादा थी, द डिमांड माने मांग से। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रियों में यानी कि मजदूरों की संख्या तो ज़्यादा थी लेकिन मांग उनकी कम थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया, रूरल माने ग्रामीण, एरिया माने क्षेत्र, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों से जो जनसंख्या थी माइग्रेट प्रवास कर रही थी टू द सिटी, शहरों में, टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम, जिस कारण ये कहता है भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में लोगों ने लिव माने रहना शुरू कर दिया था। ओवर क्राउडेड स्लम माने भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ, स्लम एरिया यानी कि बस्ती वाला क्षेत्र। ये कारण था इकोनॉमिक हार्डशिप का। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्रियलाइजेशन माने औद्योगिकरण और इसका प्रभाव आम प्रोड्यूसर माने उत्पादक पर। स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे छोटे जो उत्पादक थे इन टाउन, शहरों में, वर ओफन, वो भी प्राय उन्हें भी फेस माने सामना करना पड़ा विद स्टिफ माने सख्त कंपटीशन माने मुकाबले का, फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। किससे करना पड़ा? इंपोर्ट, इंपोर्ट माने जो लाया जाता था, चीप माने सस्ता, मशीन मेड गुड, मशीन द्वारा बनाया गया सामान, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से मशीन से बनाया हुआ सामान जो आता था उसे यहाँ के छोटे व्यापारियों के साथ मुकाबले में छोटे व्यापारियों को बड़े सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ा। हाई फूड प्राइस, ऊंची कीमतें, किसकी? खाद्यान्न की। इन दोज रीजन माने उन क्षेत्रों में ऑफ यूरोप, यूरोप के उन क्षेत्रों में वेहर जहां पर आर्टिसियोक्रेसी का मतलब हुआ कुलीन वर्ग। स्टील, ये कहता है कि यूरोप के उन क्षेत्रों में जहां कुलीन वर्ग, स्टील माने अभी भी इंजॉय माने आनंद उठा रहे थे, पावर माने सत्ता का, पीसेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, और पीसेंट यानी कि जो किसान स्ट्रगल कर रहे थे, किसका? अंडर द बर्डन, जो कि बोझ के नीचे तले हुए थे, बोझ के नीचे दबे हुए थे। किसके बोझ के नीचे? ये कहता है फ्यूडल ड्यूज, सामंती शुल्क, एंड ओब्लिगेशन माने जिम्मेदारियों के। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि यूरोप के उन क्षेत्रों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था और जो किसान थे वो सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे हुए थे। द राइज ऑफ फूड प्राइस, ये कहता है द राइज, खाद्य वस्तुओं के, राइज माने बढ़ना, फूड प्राइस, खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें थी वो बढ़नी शुरू हो गई। एंड ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, और वो साल, बैड हार्वेस्ट का मतलब फसलें भी खराब हो गई। लीड माने ले गया, वाइड स्प्रेड माने चारों तरफ, रिवोल्ट माने क्रांति की ओर, इन टाउन, शहरों में भी, एंड इन कंट्रीज माने देशों में भी विद्रोह होना शुरू हो गया। रिवोल्ट इन डिफरेंट रीजन, विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में। फूड शॉर्टेज, खाने पीने की कमी। वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट, चारों तरफ फैलती हुई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी। ब्रोड, ले आई, द पॉपुलेशन ऑफ मैनी सिटीज़, ये कहता है पॉपुलेशन, जनसंख्या को कई शहरों की, लाइक पेरिस और सिलेसिया, जैसे कि पेरिस की, सिलेसिया की, टू द रोड पर, सड़कों पर लोग उतर आए खाने पीने की कमी के कारण और व्यापक बेरोजगारी के कारण। पेरिस और ये कहता है सिलेसिया शहर के लोग, जिस कारण ये कहता है कि भारी इकोनॉमिक हार्डशिप उत्पन्न हो गई 1830 में यूरोप में। इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस तरह यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाइयों का समय शुरू हो गया, उसके क्या कारण थे। थैंक यू।